हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 11 का जून 24 का सॉल्यूशन। तो देखिए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सी और 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ सी प्रोग्राम टू ऑब्टेन GCD ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग को सी प्रोग्राम लिखने बोल रहा है जिसमें हम लोग को GCD फाइंड करना है 2 नंबर के बीच का। तो ये GCD क्या होता है? तो GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र, यानी कि देखिए यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं 2 नंबर का GCD निकालना है। तो मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, वो 2 नंबर को कोई कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो उस 2 नंबर को दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, और उन सब में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है जो वो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, उसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र GCD। ठीक है, तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए चलिए ये भी सिंपल कोड है, तो बस वही हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कर दिए, है ना। उसका देखिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे GCD वाला, समझे। तो ये देखिए इंट GCD, ठीक है, इसके अंदर मैंने इंट ए और इंट बी करके 2 पैरामीटर ले लिया है, 2 वेरिएबल ले लिया हूँ। ठीक है, यानी कि वो जो 2 नंबर दिया है वो ले लिया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दिया है कि वाइल जब तक हम लोग का b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब तक हम लोग का b जो है वो 0 नहीं होता है तब तक क्या करो, तो ये 3 ऑपरेशन करो। ठीक है, इंट टेम्प, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर b वाला जो वैल्यू है उसको दे दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, b में क्या करो, b a मॉड b कर दो, b के अंदर क्या करो a मॉड b कर दो। ठीक है, और फिर क्या करो a का जो वैल्यू है उसमें टेम्प वाला वैल्यू को ले आओ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये वाला पूरा काम GCD में करना है। तो इसको देखिए फिर लास्ट में क्या करो, रिटर्न a कर दो। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा आगे। अब देखिए मेन फंक्शन में आ गया हूँ, यहाँ पे num1 और num2 ले लिया हूँ, यानी कि वही 2 वेरिएबल ले लिया हूँ जिसके अंदर मैं अपना दोनों वैल्यू देंगे जिसका GCD हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से एंटर 2 नंबर्स, यूज़र से मैंने 2 नंबर मांग लिया है, ये सब सेम चीज़ है इसलिए मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, 2 नंबर मान लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया हूँ जिसके अंदर मैं ये जो GCD फंक्शन है उसको कॉल कर दिया हूँ, ये वाला GCD फंक्शन को कॉल कर दिया हूँ और उसके अंदर मैंने num1 और num2 को दे दिया हूँ। तो यहाँ से अब क्या होगा, जो भी यूज़र num1 और num2 दिया है उसको मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, तो ये GCD में जाएगा, ये वाला फंक्शन में जाएगा, यहाँ पे a और b में वो वाला नंबर चला जाएगा और फिर ये पूरा कंडीशन चेक होगा और फिर यहाँ से हम लोग को GCD मिल जाएगा जो कि रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, समझे। अब यहाँ से देखिए प्रिंट एफ करूँगा तो क्या होगा, द GCD ऑफ % d इज %d कॉमा num1 num2 num3। आपको पता है पहला परसेंटेज में क्या जाएगा num1, दूसरा परसेंटेज में num2 और ये तीसरा परसेंटेज में रिजल्ट जाएगा। ठीक है, मैं इसको रन करके आपको डायरेक्ट वहाँ पे समझाता हूँ सब कुछ। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ सबसे पहले। तो देखिए एंटर 2 नंबर्स ये आ गया। तो मान लीजिए मैं नंबर देता हूँ 24 और 48। तब देखिए ये 2 नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र क्या होगा, जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। देखिए 2 जो है ये दोनों को नंबर को कर रहा है ना, 4 भी शायद कर रहा है, लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए द GCD ऑफ 24 एंड 48 इज़ 24। तो यानी कि 24 जो है वो ऐसा नंबर है जो ये दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है और ग्रेटेस्ट है, समझे। तो ये जो यहाँ पे लास्ट में प्रिंट हुआ यही हुआ, द GCD ऑफ num1 का वैल्यू 24 एंड ये %d में num2 का वैल्यू हो गया 48 इज़ %d, यहाँ पे रिजल्ट का वैल्यू हो जाएगा जो कि आया है 24, समझे। और ये रिजल्ट में क्या है, GCD का है, यानी कि ये वाला है। अब देखिए ये जो इतना दूर कोड है ना, इसको मैंने एल्गोरिदम में एक वीडियो में समझाया था, उसको मैं यहाँ पे अभी प्ले करते रहा हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकाल रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन 2 नंबर का 33 और 12 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस तरह से टेबल बना लेंगे और यहाँ पे a लिख देंगे, b लिख देंगे। a क्या है हम लोग का 33, b क्या है 12। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे याद है टेम्प में हम लोग b का वैल्यू को डाल देते थे, तो यहाँ पे भी लेट करके चलेंगे। ये तो खैर एल्गोरिदम था ना, एग्जाम्पल में उतना नहीं करना है। एग्जाम्पल में हम लोग लेट कर लेंगे, क्या करना है हम लोग को, टेम्प में डाल दो b का वैल्यू को। तो हम लोग यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ, टेम्प में b का वैल्यू डाल दिए, b का वैल्यू क्या है 12। ठीक है, अब क्या करो, b में a मॉड b कर दो। तो हम लोग b में a मॉड b करेंगे, तो a मॉड b, a क्या है हम लोग का 33, ठीक है, और मॉड b मतलब ठीक है ये 12। तो मॉड करने से क्या होता है, सिंपल डिवाइड कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 दूनी 24 होता है और कितना, तो 9, है ना। तो क्या हुआ, हम लोग का 9 जो बच गया रिमाइंडर, तो जब a मॉड b करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, a b कर दिया और साथ में एक रिमाइंडर को भी रख लिया हूँ।
और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जब a mod b करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचा, 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, इस हिसाब से सेट b में क्या करो, हम लोग को a mod b कर देना है, यानी कि b में क्या कर देंगे, a mod b मतलब क्या, रिमाइंडर। तो हम लोग b में क्या कर देंगे, mod a b का रख देंगे, यानी कि 9 आ जाएगा, है ना। और फिर देखिए सेट a इज इक्वल टू टेम्प, तो टेम्प में हम लोग का क्या वैल्यू था, तो 12 वैल्यू था, तो यानी कि टेक्निकली क्या करें, b का वैल्यू को a पे ला दे रहे। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, टेम्प पहले टेम्प को b में सेट किया, फिर a में टेम्प को ला दी, यानी कि क्या कर रहे हैं, b का वैल्यू को a पे ला दे रहे। तो बस यहाँ पे b का वैल्यू को a पे ला दिया है, तो इस और b में क्या किया, a mod b कर दिया, a mod b का मतलब क्या, रिमाइंडर, तो a mod b करके 9 आ गया, समझे। तो इस तरह से करना है। यहाँ पे सिंपल में देखेंगे तो क्या करना है, ये जो नंबर है इन दोनों का मॉड करो, मॉड जो है मतलब रिमाइंडर जो है वो लिखो, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, रिमाइंडर को यहाँ लेके आ जाओ, b वाला को वैल्यू को यहाँ पे ले आ जाओ, a पे ले आओ। ठीक है, सेम देखिए अब 12 और 9 आ गया, तो 9 और 12 का हम लोग जब करेंगे तो 9 को जब 12 में से करेंगे तो क्या आएगा, 9 एकम 9। ठीक है, कितना बच गया, 3 बचा, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 9 और 12 का मॉड 3 आएगा, तो हम लोग का रिमाइंडर में 3 आ गया। फिर क्या करो, रिमाइंडर वाला वैल्यू को b में ले आओ, b वाला वैल्यू को a में लेके चल जाओ, फिर आया 9 और 3। ठीक है, रुकना नहीं है जब तक b 0 नहीं होता है, तो फिर वही आया 3 और 9 आया, है ना। तो 9 और 3 का जब करेंगे a mod b करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9, तो रिमाइंडर कितना आया, 0, है ना, यानी कि 0 आ गया। तो वही सेम रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर को b पे ले आओ, और b वाला वैल्यू को a पे लेके आ जाओ। ठीक है, अब देखिए b 0 हो गया है, तो हम लोग को क्या करना है, कब तक ये वाला चलाना, जब तक नॉट इक्वल टू 0 है। अब b 0 बन गया है, तो हम लोग का क्या है, a में जो वैल्यू है वही GCD कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का a का में क्या वैल्यू है, 3 वैल्यू है। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग का GCD, 33 और 12 का जो GCD है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन जो है वो है 3, समझे। तो इस तरह से ये हम लोग का पूरा एल्गोरिदम होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलिए, देखिए वही सेम चीज़ है जो आपने अभी एल्गोरिदम में देखा है ना, वही सेम चीज़ इसको मैंने प्रोग्राम में लिखा है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। यहाँ पे हम लोग को 4 ये दिया हुआ है, इसमें हम लोग को सबका शॉर्ट्स नोट निकला है, बोल रहा है 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो देखिए सबसे पहले क्या है, स्टोरेज क्लासेस इन सी। तो ये क्या होता है, स्टोरेज क्लासेस इन सी डिफाइन द स्कोप, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शन विद इन द सी प्रोग्राम। ठीक है, तो स्टोरेज क्लासेस, स्टोरेज देख रहे, स्टोरेज एक तरह का स्टोरेज करने का मतलब क्या, ये बताता है कि स्कोप, विजिबिलिटी, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल का स्कोप क्या है, उसकी विजिबिलिटी क्या है, उसका कब तक उसका लाइफ जोन कितना है, वो सब बताना है ना, विद इन द सी प्रोग्राम। तो इसको ही कहते हैं स्टोरेज क्लासेस। तो हियर द मेन स्टोरेज क्लासेस, यहाँ पे कुछ स्टोरेज क्लासेस है। सबसे पहले आता है ऑटोमेटिक, ठीक है, जिसको ऑटो बोलते हैं। तो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर लोकल वेरिएबल्स, तो अगर आप मान लीजिए कोई भी क्लास अलग नहीं बना रहे तो ये ऑटो में ही सेव होगा। ये क्या होता है हम लोग का डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है, जिसमें हम लोग का जो भी वेरिएबल्स हम लोग बनाते हैं लोकल वेरिएबल्स, जैसे अब तक बना लेते हैं इंट a b वगैरह, वो सब हम लोग का लोकल में ही सेव हो रहा था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन द ब्लॉक इज एंटर्ड एंड डिस्ट्रॉय व्हेन इट इज़ एग्जिटेड। समझे, तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप प्रोग्राम लिखो, मान लीजिए कोई फंक्शन लिखो, तो उसमें जैसे ही आप वेरिएबल्स बनाओगे, जैसे ही उस ब्लॉक में वेरिएबल्स बनाओगे तब वो स्टार्ट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही उस ब्लॉक से बाहर निकलोगे तो वो वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, उसका वैल्यू, मतलब वो जो फंक्शन जिसमें आपने वेरिएबल बनाया उसका पावर ख़त्म हो गया, वो उसी अंदर उसी तक रहेगा। ठीक है, उसका देखिए स्कोप इज़ लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड। वही बात है कि जिस स्कोप में उसको बनाया, मतलब जिस फंक्शन में उस वेरिएबल को बनाया है वो उसी के अंदर रहेगा, उसके बाहर वो उसका ख़त्म, जैसे ही उस ब्लॉक से बाहर आए ख़त्म, उस फंक्शन से बाहर आए ख़त्म। समझे, तो ये हो गया ऑटोमेटिक। उसके बाद आता है स्टैटिक। तो ये हो गया स्टैटिक, इसको स्टैटिक्स ऐसे दिखाते हैं, समझे, तो स्टैटिक करके हम लोग लिख सकते हैं। तो प्रिजर्व्स द वेरिएबल्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स। ठीक है, तो ये क्या कहता है, स्टैटिक हम लोग का फंक्शन कॉल के बीच में वो उस वैल्यू को, मतलब उस वेरिएबल को संभाल के रखता है। ठीक है, स्कोप इज़ लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विन दे आर क्रिएटेड बट द लाइफ टाइम एक्सटेंड्स अंटिल द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। इसका भी जो होता है स्कोप लिमिटेड ही होता है, वही जिस ब्लॉक में उसको बनाया है, ठीक है, उसी के अंदर रहता है वो, लेकिन इसका जो लाइफ टाइम है ना, अब ऐसा नहीं है कि उसके बाहर निकले तो पूरा ही तरह से वो वैल्यू ख़त्म हो गया, नहीं, उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग आगे। समझे, वो जब तक वो पूरा कोड हम लोग का ख़त्म नहीं होता तब तक वो नहीं ख़त्म होगा। लेकिन ऑटो में क्या होता था, जैसे ही उस फंक्शन से या उस ब्लॉक से बाहर निकले वो ख़त्म वेरिएबल, लेकिन इसमें नहीं होता है वैसा। उसका देखिए एक्सटर्नल, तो डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट इज़ डिफाइंड इन अनदर फाइल और आउटसाइड द करेंट फंक्शन। ये एक्सटर्न करके हम लोग जो भी
दूसरा फोल्डर में, मतलब दूसरा फंक्शन में अगर कोई फाइल बना हुआ है, मतलब कोई वेरिएबल बना है, तो हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, समझे, इस फाइल में या इस फोल्डर में। इस तरह से समझिए, मान लीजिए इस फंक्शन में हम लोग मान लीजिए किसी और फंक्शन का वैल्यू को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग एक्सटेंड का यूज़ कर सकते हैं, समझे। या और इसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग डिक्लेयर भी कर सकते हैं। जो दूसरा में बना हुआ है उसी को हम लोग यहाँ पे भी वापस ले आ सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी सेम वेरिएबल बना दें, समझे। तो डिक्लेयर वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इन अनदर फाइल और आउटसाइड द करंट फंक्शन, फंक्शन के बाहर जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। फिर देखिए अलाउ एक्सेस टू ग्लोबल वेरिएबल्स अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स। तो ये क्या एक्शन क्या करता है, हम लोग को पूरा एक्सेस देता है, यानी कि प्रोग्राम के अंदर जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं सबको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक्सटर्नल। उसके बाद आता है रजिस्टर, तो सजेस्ट टू द कंपाइलर टू स्टोर द वेरिएबल इन अ रजिस्टर फॉर फास्टर एक्सेस। तो रजिस्टर आप लोग को पता होगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे आप लोग 20 से 11 में। क्या होता है, एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जहाँ पे हम लोग का डेटा स्टोर होता है, लेकिन यहाँ इसमें क्या होता है, स्मॉल टाइप ऑफ डेटा स्टोर होता है जो कि बार बार एक्सेस हो रहा है सीपीयू की तरह, उसी को अपने पास रखता है स्टोर करके। तो वही है टू स्टोर द वेरिएबल इन अ रजिस्टर फॉर फास्टर एक्सेस। और यहाँ पे हम लोग यहाँ से रजिस्टर से सीपीयू जल्दी डेटा को निकाल पाता है, फास्टर एक्सेस हो पाती है। तो वही चीज़ भी यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए स्कोप एंड लाइफ टाइम आर सिमिलर टू द ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। इसमें भी रजिस्टर में जो है ना ऑटोमेटिक वेरिएबल जैसा ही स्कोप है कि वही ब्लॉक के अंदर रहेगा, जैसे ब्लॉक के बाहर जाओगे ख़त्म हो जाएगा, समझे। तो वही होता है रजिस्टर के अंदर भी। तो ये हो गया कुछ टाइप स्टोरेज क्लासेस का। अब देखिए क्या है हम लोग का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो ये देखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इन सी आर इंस्ट्रक्शन दैट आर प्रोसेस्ड बाय द प्री प्रोसेसर बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ द कोड बिगिंस। समझे, देखिए नाम से पता चल रहा है प्री प्रोसेसर, यानी कि कोई भी जो भी हम लोग कोड लिखे हैं, कंपाइलर को उसको कोड को शुरू करने से पहले ही कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं या कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो पहले ही शुरू हो जाते हैं कोड से भी पहले, उसी को कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो आर इंस्ट्रक्शन दैट आर प्रोसेस्ड बाय द प्री प्रोसेसर बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ द कोड बिगन्स। समझे, कोड से भी पहले कोई काम हो जाता है, उसी को कहते हैं प्री प्रोसेसर। दे स्टार्ट विद द हैश सिंबल। समझे, ये हम लोग का हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग का कुछ कॉमन ये हो गया हैश इंक्लूड, समझे, तो इंक्लूड्स ऑफ द कंटेंट ऑफ द हेडर फाइल। तो हैश इंक्लूड हम लोग यूज़ करते हैं एग्जांपल के लिए, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो ये सब क्या होता है, ये हम लोग का प्री प्रोसेसर है, यानी कि मेन जो कोड है जो भी लिखे हैं उसके शुरू होने से पहले ये चीज़ हम लोग का हो जाता है, ये सब कॉल हो जाता है। और ये हैश इंक्लूड करके जितना भी हेडर फाइल है वो सब का वैल्यू को हम लोग कोड में ले आते हैं, उसके बाद कंपाइलर शुरू होता है, समझे। तो ये हो गया। फिर हैश डिफाइन, तो डिफाइन अ मैक्रो, तो हैश डिफाइन करके हम लोग मैक्रो बनाए हैं। ये सब भी देख रहे ना, मेन कोड शुरू होने से पहले ये सब डिफाइन हम लोग का बन जाता है, और जो भी है मैक्रो ओक्रो का वैल्यू पहले से इनिशियलाइज हो जाता है, समझे। तो ये हो गया एक और। फिर देखिए ये सब भी होता है इफ़ डेफ, इफ़ एंड डेफ और एंड इफ़। तो ये सब को क्या बोलते हैं, कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव। तो ये सब भी वही होता है जिसमें हम लोग डिबग के लिए ये सब यूज़ होता है कि भाई इफ़ लगा देंगे कंडीशन, फिर यहाँ पे डिबग मोड ऑन कर देंगे, एंड इफ कर देंगे। तो ये सब हो गया, इसको छोड़ दीजिए थर्ड नंबर को, ये आप नहीं समझ पाओगे। तो ये दो आप लोगों ने कॉमन प्री प्रोसेसर देख लिया, एक इंक्लूड हो गया, एक डिफाइन हो गया, समझे। ये सब क्या होता है ना, ये हम लोग का थोड़ा एडवांस वर्जन है, जहाँ पे हम लोग मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कोड लिखे हो और आप वहाँ पे कोई बग आ गया है, या फिर आप लाइन चेक करना चाहते हो कि किस जगह पे बग आया है, तो आप यही इसी तरह से कंडीशन लगा सकते हो, इफ़ डेफिनेशन डिबग स्टार्ट करके यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी कंडीशन चेक करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं सिर्फ लिख दिया हूँ डिबग मोड ऑन कर दिया हूँ, और फिर यहाँ पे एंड इफ कर सकते हो। तो इस तरह से कंडीशन लगा सकते हो, फिर कर सकते हो चेक कि भाई इस लाइन में क्या दिक्कत आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है, इस तरह से एक एक ये करके, समझे, एक एक आइटरेशन को करके। ये थोड़ा अपर वाली बात हो गई, इसलिए इसको इग्नोर कीजिए, ये दोनों को लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया प्री प्रोसेसर। उसका देखिए प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ऑर्डर in which operator are evaluated in expression। समझे, ऑपरेटर्स विथ हायर प्रेसिडेंस आर इवेलेटेड बिफोर दोज विथ लोअर प्रेसिडेंस। समझे, तो प्रेसिडेंस मतलब एक तरह से समझिए कि कौन सा जो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनका एक जो होता है ना लेवल सेट करना, जो टॉप पे है वो सबसे पहले प्रायोरिटी के हिसाब से, है ना, वही कि जिसका हायर प्रेसिडेंस होता है, यानी कि जिसको हायर प्रायोरिटी मिलेगा वो सबसे पहले होगा, फिर लोअर, फिर इस तरह से। जैसे बॉड मास हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं ना, जैसे ब्रैकेट हो गया, फिर ओ से ऑपरेशन, डी से डिवीज़न, इस तरह से, तो वही प्रेसिडेंस कहते हैं। तो यहाँ पे भी इसमें कैसे होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो सबसे पहले आता है पैरेंथेसिस का, यानी कि वही ब्रैकेट का, सबसे पहले ब्रैकेट हम लोग का सॉल्व होगा,
उसके बाद आता है यूनिटरी ऑपरेटर्स, यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना, नेगेशन वगैरह वो सब जो होता है वो हम लोग का फिर आता है। मतलब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन लिखा है तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेगा, ब्रैकेट वाला को, फिर किसको सॉल्व करेगा, यूनिटरी ऑपरेटर जो प्लस प्लस है माइनस माइनस है उसको। उसके बाद है अर्थमेटिक ऑपरेटर में मल्टीप्लाई, डिवाइड और जो मॉड्यूल है ये तीनों का एक तरह से होता है। तो अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई है कोई तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा, समझे। उसके बाद देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन में प्लस माइनस करेगा, तो फिर आता है प्लस माइनस की बारी, तो प्लस माइनस करेगा। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर, वही लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब आता है उसके बाद। उसके बाद आता है इक्वलिटी ऑपरेटर, वही इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, फिर वो हो गया। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और। उसके बाद आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि इक्वल टू माइनस इक्वल टू एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम लोग का प्रेसिडेंस का ये है, समझे, हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल। सबसे पहले ये हो गया, टॉप पे इसको चेक करेगा, फिर ये सब आएगा, इसको अगर रहेगा लाइन में फिर इसको, इस तरह से हम लोग का पूरा चेक होता है, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट क्या है, टाइप कास्टिंग। अब देखिए टाइप कास्टिंग के बारे में पूछा है ना, ये टाइप कास्टिंग। तो ये टाइप कास्टिंग क्या आता है, टाइप कास्टिंग इन सी इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप्स टू अनदर, इट कैन बी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो देखिए टाइप कास्टिंग नाम से पता चल रहा है कि क्या करना, जो भी वेरिएबल्स है ना उसका डेटा टाइप को चेंज कर देना। मान लीजिए कोई डेटा टाइप इंट में बना है तो उसको चेंज करके फ्लोट में ले आना या फिर कैरेक्टर में ले आना, तो वही होता है टाइप कास्टिंग करना, कि कन्वर्ट कर देना एक वेरिएबल को वन डेटा टाइप से अनदर में। इसमें क्या हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है और एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। तो देखिए दोनों देख लेते हैं। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ये क्या आता है, ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय द कंपाइलर। इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप एक इंट एक्स नाम का वेरिएबल बनाए हो जिसके अंदर वैल्यू 5 डाले हो, तो आपको पता है ये एक्स जो है वो इंटीजर टाइप है, यानी कि इसमें 5 है। तभी अब नेक्स्ट लाइन में आप इसको क्या कर दियो, फ्लोट वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक फ्लोट वाई नाम का एक वेरिएबल बनाए हो जिसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, उसमें आप क्या किए हो, एक्स वाला वेरिएबल को डाल दिए हो, समझे। पर हम यहाँ देखिए एक्स तो हम लोग का इंटीजर टाइप है और लेकिन ये जो वाई है ये तो फ्लोट है, तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्स जो है कन्वर्ट होकर फ्लोट में हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा कंपाइलर के द्वारा, आप नहीं किए हो, समझे। तो ये जो एक्स था 5 था उसको इसने वाई फ्लोट के टाइप में लिख दिया, ठीक है, कंपाइलर कर दिया। इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट कर देना, टाइप कास्ट कर देना, समझे, इंटीजर को फ्लोट में चेंज कर देना। फिर आता है एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसमें क्या आता है, मैनुअली परफॉर्म बाय द प्रोग्रामर टू कन्वर्ट अ वेरिएबल टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप। इसमें क्या आता है, मैनुअली प्रोग्रामर करता है, जैसे इसमें क्या कर ऑटोमेटिकली होगा कंपाइलर के द्वारा, इसमें मैनुअली करेगा प्रोग्रामर खुद से। जैसे इसमें देखिए एक मैंने फ्लोट एफ नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर डाल दिया हूँ 10.5, समझे, ये मेरे वेरिएबल का नाम है, ये मेरा डेटा टाइप है, वो फ्लोट है, सिंपल। देख रहे 10.5 वगैरह यूज़ होता है फ्लोट में, आपको पता है, यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि करना ही है पर यूज़ हो सकता है। इंट में ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ पे 10.5 है तो इंट में क्या होगा, सिर्फ 10 लिखा आएगा, पॉइंट वाला पार्ट सारा हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, दूसरा लाइन में, नेक्स्ट लाइन में क्या किया हूँ, एक इंट आई नाम का वेरिएबल बनाया हूँ जिसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, ब्रैकेट में इंट डाल के एफ कर दे रहा हूँ। इसको देखिए मैंने खुद से किया है, ये जो एफ नाम का वेरिएबल है ये तो हमको पता है कि फ्लोट है, तो मैं क्या किया हूँ, इसको चेंज कर दिया हूँ इंट में, यानी कि ये फ्लोट को इंट में बदल दो, समझे, ये जो फ्लोट वेरिएबल है इसको इंट में बदल दो और तब प्रिंट करो और उसको आई में स्टोर करो, समझे। तो इसी को कहते हैं एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट एक्स टू फ्लोट, समझे। यानी कि इसको मैंने खुद से फोर्सफुल किया है कि भाई ये जो एफ है ना इसको भाई इंट में चेंज कर और फिर इसको स्टोर कर, और इसमें भी ये ऑटोमेटिकली हो गया है। इसमें कभी कभी हो सकता है एरर भी आ जाए, लेकिन इसमें एरर नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैंने प्रॉपर काम कर दिया है, इस फ्लोट को मैंने इंट के फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे और फिर मैंने आई में स्टोर किया है, समझे। तो ये होता है टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। और यहाँ पे हो गया हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो ये हो गया हम लोग का MCS 11 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये पूरा एक प्लेलिस्ट था, तो आप ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए हो तो। और हाँ, आप अगर एग्जाम से एक रात पहले भी देख रहे हो तो अभी मत रुकिए, अभी आपको बाकी भी देखना है, दिसंबर 23 जून 23 दिसंबर 22 जून 22, उन सबको करके जाइए और आपका एग्ज़ाम एकदम मस्त जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका बैक लग चुका है 1-2 बार तो बिल्कुल नहीं लगेगा, बस आपको वीडियो एकदम अच्छे से देखना है, प्रीवियस ईयर को एकदम बढ़िया से करना है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए। और एक बस छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अब ये तो प्लेलिस्ट आपका ख़त्म हो गया है, तो डिस्क्रिप्शन में एकदम लास्ट में एक वीडियो है 2 मिनट का ही है शायद, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा।
ठीक है, उससे मेरी बहुत सहायता हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, बाकी प्लेलिस्ट जो है वो भी देख लीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट का भी देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी का यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और एक्सप्लोर कीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।